हाँ, तो कैसे धरती की जो संरचना है, आंतरिक संरचना, वो तीन भाग में कैसे डिफरेंशिएट हुई, कैसे विभेदीकरण हुआ उसका, जब सब गैस और डस्ट के नेबुला से ही बना है, तो यह प्रश्न जो है स्वाभाविक है कि फिर वो कैसे नीचे कैसे भारी हो गया, ऊपर कैसे हल्का हो गया, ये सब कैसे हुआ। तो उसका सिंपल सा भौतिक विज्ञान से सीधे सीधे उसका कारण प्राप्त होता है हमको। और वो कारण है कि हुआ क्या कि घनत्व जो है, ये जो धरती को बनाने वाले जो भी उसके घटक हैं, जब उनका घनत्व जो है बढ़ता गया, इस पिंड का घनत्व बढ़ता गया, तो टेम्परेचर भी बढ़ा, तापमान भी बढ़ता गया घनत्व के बढ़ने से। ठीक है, फिर तापमान बढ़ा तो जिसका घनत्व अधिक है वो नीचे बैठता गया, केंद्र की तरफ घूमता हुआ पिंड है ना, तो केंद्र की तरफ जो है वो चलता चला गया। तो हैवियर, जो जितने भी हैवियर मिनरल्स थे, जो भारी जो खनिज थे, वो केंद्र की तरफ चले गए, और जो हल्के खनिज थे वो सतह की तरफ आ गए। इस प्रकार से धीरे 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 करके उसका डिफरेंशिएशन हुआ है। और फिर उसी बीच में एक घटना और हो गई, बिग स्प्लैट। कोई बता सकता है कि बिग स्प्लैट क्या है? इसको हिंदी में कुछ होगा, लेकिन जो आपसे बताया था कि मंगल ग्रह के साइज से लगभग 3 साइज बड़ा, या नहीं भी बताया होगा तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 3 साइज बड़ा कोई पिंड पृथ्वी से उसके अर्ली स्टेजेस में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही, जब वो बन रही थी पृथ्वी, तब उससे टकराया था और फलस्वरूप चंद्रमा टूटकर अलग हो गया था। ठीक है, याद आ रहा है कुछ हल्का सा कि चंद्रमा जो है, अगर 4.5 बिलियन अर्थ का माना जाए जिंदगी, तो 4.4 बिलियन ईयर्स अगो ही चंद्रमा अलग हो गया था। तो जिस घटना से वो हुआ था ना, टूट के अलग, उसी को बिग स्प्लैट कहते हैं। तो वो जो घटना जब हुई, तब फिर गर्मी और बढ़ गई, खगोलीय पिंडों का जब टकराव हुआ तो फिर तापमान और बढ़ गया। ये तापमान और बढ़ा तो फिर ये प्रोसेस जो अभी से हम ये पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से, ये साइकिल चलती गई चलती गई चलती गई, और भारी जो मिनरल्स हैं, जो भारी खनिज हैं, वो अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ जो है वो इकट्ठा होते गए, और जो हल्के थे वो सतह की तरफ जाते गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो लिथोस्फेयर ये हो गया। अब बचा कि एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का कैसे सृजन हुआ भाई। तो वायुमंडल का सृजन ऐसे हुआ कि सबसे पहले तो क्या हुआ कि जब गैस और डस्ट आपस में मिलकर ये धरती बना रहे थे, तो जो पहले भी कुछ गैसेस, जो हाइड्रोजन, हीलियम, जो प्राइमोर्डियल गैसेस थी, वो पहले भी उन्होंने एटमॉस्फेयर बनाया था। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस चीज को गड़बड़ाएंगे नहीं हम लोग। ये धरती है, धीरे धीरे इसके अंदर भी काम चल रहा है, सब चीज सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, चीजें जो एक्रीशन से और तरह से बन रही हैं। उसके बाहर भी थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर था, जिसको प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर बोलते हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की ऑब्वियसली स्पष्ट है कि यही सबसे सिंपलेस्ट जो उस समय एलिमेंट्स थे। हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसियस स्टेट में थे, उनका गोला था, ऐसा नहीं है एटमॉस्फेयर था। तो ये गलती मत करिएगा कि पहले अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं था, बाद में एटमॉस्फेयर आया। पहले था, लेकिन वो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, हाइड्रोजन और हीलियम का था, ऑक्सीजन वगैरह का नहीं था। तो फिर ये गया कहाँ, ये गया कहाँ? फॉर्मेशन ऑफ अर्ली एटमॉस्फेयर कैसे हुआ? पहले जगह चाहिए ना उसको। तो पहला वाला प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर जो था, जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, वो कैसे गायब हो गया? तो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। सोलर विंड्स, सौर हवाएं या कुछ ऐसा नाम होगा उसका। सोलर विंड्स जो चलते हैं, सोलर फ्लेयर जो आती है, सोलर विंड्स की वजह से पूरा वाइप ऑफ हो गया, पूरा उड़ गया, खत्म कर दिया उसको। तब फिर जब वो चला गया, तब अर्ली एटमॉस्फेयर, जिसको आज हम जिस स्वरूप में देखते हैं ना, उसकी शुरुआत, उसका प्रादुर्भाव तब हुआ। तब जाके ये नया वायुमंडल बनना धीरे 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 शुरू हुआ। क्यों हुआ? डी गैसिंग से हुआ। एक तो जो गैस कंप्रेस थी इस अर्थ में, गैस और डस्ट हमने बात की है कि इसका बना, उससे गैस बाहर छूटने लगी। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट से निकल के बाहर आने लगी गैस। फिर एक चीज और हुई कि वोल्केनिज्म वाली एक्टिविटीज, ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं, बहुत सारी घटनाएं होने लगी। उससे दो चीज ऊपर गया, धरती के सरफेस पर दो चीज गया बाहर, अंदर से बाहर गया कुछ चीज। क्या क्या गया? एक तो गया गैस, और दूसरा गया वेपर, वाटर वेपर। तो यहां से गैस और वाटर वेपर बाहर आया। ठीक है, वाष्प और गैस, ये दोनों चीज बाहर आया, और उससे फिर अर्ली एटमॉस्फेयर बना। अभी भी ऑक्सीजन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में है। ऑक्सीजन उस सैचुरेशन में या उस प्रतिशत में नहीं है जितना हम आज देख रहे हैं, जिस पर जिंदा रहा जा सके प्रॉपरली, बहुत ही नेग्लिजिबल। अभी भी नाइट्रोजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सब बहुत आयत में थे। ठीक है, यहां तक सब लोग क्लियर हो गए एकदम? अब क्या हुआ ऐसा? तो यहां तक तो आ गए, वाटर वेपर ऊपर चला गया, गैस ऊपर चली गई। अब हुआ क्या कि यहां से एक, पहले थोड़ा सा, ये स्टेप पढ़ने से पहले ये स्टेप देख लीजिए, ये तीर जा रहा है देखिए ऊपर। इसी समय क्या हुआ कि कूलिंग हुई, थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा धरती। ऑब्वियसली समय समय जैसे बढ़ेगा, तापमान थोड़ा थोड़ा कम हुआ, और थोड़ा थोड़ा जो है उसमें शीतल होती गई, धरती शीतल होती गई। जब तो उससे हुआ क्या कि जो अभी अभी बताया था ना कि गैस और वाष्प ऊपर गई है,
यही वाष्प जब तापमान कम हुआ तो ये संघनित होने लगे, कंडेंसेशन इनका होने लगा, और कंडेंसेशन के फलस्वरूप फिर क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन, वाष्प का संघनन हुआ, और संघनन बन के वो जो है जल जो है अपनी गैसीय अवस्था में से, गैसीय अवस्था में से द्रवित अवस्था में, द्रव अवस्था में आ गया, और फिर वो बरसात के रूप में नीचे आने लगा। और साथ ही साथ क्या हुआ कि जो वायु उस समय के वातावरण में, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो पानी में घुल गई, ठीक है, वो पानी में घुलकर वो भी नीचे आ गई। इससे दो फायदे हुए, पानी जब सतह पर आया तो उसने कूल किया, उसे सतह को ठंडा किया, नंबर एक। नंबर दो, वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो वो गर्मी गर्मी को जो है वो प्रेरित करता है ना, गर्मी को संरक्षित करता है। आप जानते होंगे ग्रीन हाउस गैस वगैरह पढ़ते होंगे कि जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सब बढ़ेगा तो तापमान बाहर नहीं रिलीज हो पाएगा, उसमें बंधा रह जाएगा वायुमंडल में, है ना। तो वही तब भी हो, तो फायदा क्या हुआ, डबल फायदा हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से धरती पे गिरने लगा तो दो फायदा हुआ, एक तो पानी बन के गिर रहा है तो पानी से सतह ठंडी हो रही है, दूसरा यहाँ से धीरे धीरे CO2 जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है हवा में से घुल के। तो इस प्रकार का मानते हैं कि जो है धीरे 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 सतह ठंडी होने लगी, और इस कूलिंग यही कारण है इसका कि सतह ठंडी होने लगी, और उससे महासागरों का निर्माण हुआ जिन्हें हम आप आज देखते हैं। इस स्वरूप में ही नहीं, मतलब पहले जो प्रथम महासागर थे उनका फिर निर्माण हुआ, ठीक है। और उस महासागर में लगभग कितना 3800 मिलियन ईयर से, वो अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, 3800 मिलियन ईयर से वो उस महासागर में पहली बार जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए, जो जीवन, जिनको जीवन का सरलतम रूप कहा जा सकता है, उनमें फिर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पैदा हुई, ठीक है। प्रकाश ओशियन से ही शुरुआत हुआ है सारा, याद रखिएगा। तो ओशियन से, महासागर से प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव हुए, और ओशियन पूरा फिर, और उससे क्या फर्क पड़ा, उससे क्या फर्क पड़ा प्रकाश संश्लेषण होने से, याद रखिएगा। एक ही चीज अगर याद रख पाए, यस यस बिल्कुल सही जवाब बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा, एक ही चीज याद रख पाए प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो याद रखिएगा कि उससे ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो उससे खूब ऑक्सीजन बना, सैचुरेट हुआ, और 2000 मिलियन ईयर्स तक ऐसी सिचुएशन आ गई कि वातावरण जो है वो पूरा, तो 3800 मिलियन के आसपास समझ लीजिए सब चालू हुआ, जिंदगी वगैरह। और 2000 मिलियन ईयर्स आते आते स्थिति ऐसी हुई कि वातावरण में, वायुमंडल में खूब सारा ऑक्सीजन आ गया, और तब ये प्रोसेस चालू हुई। देखिए मॉडिफिकेशन फिर ऐसे हो गया, तो ये दोनों साथ साथ चलते आए, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर कोई अलग अलग चीज नहीं है, सब धीरे धीरे एक के बाद एक स्टैगरिंग तरीके से ये साथ साथ चलते आए हैं, और आज वातावरण का इस स्वरूप में निर्माण हुआ है जो हम आज देखते हैं। ये आपको बताना रह गया था, तो मैंने सोचा एक छोटी सी स्लाइड इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ये आप जानते ही हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, दिन रात की पारस्परिक लंबाई के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं बताना जरूरी समझता था, वो बता देता हूँ कि इंटरनेशनल डेडलाइन पर एक कंफ्यूजन न रह जाए। मुझे खुद ही, मैं भी संतुष्ट नहीं था अपने लेक्चर से इस टॉपिक पर, इसलिए मैंने सोचा कि वापस मैं आपको बताऊंगा। तो वो ये है, देखिए, सब देश कहेगा, हर देश कहेगा कि जब हमारे यहाँ सूरज उगे तभी जो है समझिए सवेरा हुआ है। तो तिथि की शुरुआत तभी होगी जब, इतना तक तो आपको बताए थे कि तिथि की शुरुआत हम तब मानेंगे जब हमारे यहाँ सूरज उगेगा। अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज उगेगा तब हम मानेंगे कि हाँ हमारा आज का तिथि चालू हो गया। लेकिन ऐसे तो फिर वही कंफ्यूजन हो जाएगा, हर देश का अपना अलग टाइम होगा। ऐसी ट्रेन का क्या होगा, ऐसे फ्लाइट्स का क्या होगा जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, या कहीं कहीं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंटल टाइप की डिस्टेंस तय करती है ना। जैसे वहां वो चलती है ना, इसमें रशिया में इतना बड़ा एक्सपेंस है रशिया का कि वहां पर जो है लेनिनग्राड से शुरू होकर व्लादिवोस्टोक स्टेशन तक जाती है ट्रेन। तो ऐसे में 10-12 बार उनको घड़ी मतलब कैसे होगा फिर। तो इसलिए कहा गया कि कोई एक लाइन डिसाइड कर लेते हैं, ना हमारा ना तुम्हारा, जैसे होता है ना हिंदुस्तान कि ना हमारा ना तुम्हारा, बीच का एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, जब वहां सूरज उगे तब समझो तिथि की शुरुआत हुई। अब शायद मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इस पर विचार किया कि इसको कैसे अच्छे से बताया जाए। तो ये है सरलतम तरीका कि सब देश का झगड़ा आपस में न हो, एक ऐसी जगह सुनिश्चित कर लो, न हमार न तोहार, कि वहां जब सूरज उगे तो तब माना जाए कि सबका तारीख चालू हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल डेडलाइन है, समझिए, सरल रूप से मैंने आपको बता दिया। अब तारीख की शुरुआत यहां से होगी, कुल मिलाकर बात हो गई कि तारीख यहां से शुरू होगा, बात खत्म। तो अब देखिए ध्यान से, यह देखिए यहाँ मंडे चालू हो गया है ना, यहाँ सोमवार शुरू हो गया है इस तरफ। तो इसको क्योंकि शुरुआत मान लिया गया, और धरती ऐसे जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो धरती इधर उधर जाती जाएगी, तो सोमवार इधर सोमवार चलता जाएगा, और इधर जो रविवार था वो समेटता जाएगा। आप समझ गए बात, इधर चीजें ये घूम के इधर आएगा जब, तब ये सोमवार देख लेगा खुद,
ये चीज घूम के आएगी और सोमवार मिल जाएगा इसको, और रविवार खत्म होता जाएगा, समेटता जाएगा। इसको कालीन की तरह समझिए कि एक तरफ कालीन जो है वो जो समेट रहा है, समेटता जा रहा है, पीछे से समेटता चला आ रहा है। तो वो उस तरह की सिचुएशन उसको समझिए कि इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ अगर जाएंगे आप तो आप पुराने दिन में जा रहे हैं, और इस तरफ जाएंगे तो नई तारीख में जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से तारीख की शुरुआत होती है, बात ये तय हो चुकी है। ठीक है, तो इस पर अगर कोई घुमा फिरा के, जवाब तो हम पहले ही सीख चुके थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा नए तरीके से भी सीख लीजिए कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो एक काल्पनिक रेखा है, मानी गई है, उसके अगर इधर से इधर जाए तो क्या होगा, इधर से इधर जाए तो क्या होगा, तो अब आप सीधे सीधे देख सकते हैं। वो मैगेलन था, गैलीलियो गैलीलियो हम बोल रहे थे ना, नाम भूल गए थे। मैगेलन मैगेलन तो था जिसने जहाज से चक्कर लगाया था पूरा अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन का, और जब वो पहुंचा था तो वो 5 सितंबर के हिसाब से पहुंचा था, जबकि तारीख 6 सितंबर थी। तो वो एक दिन का जो ये इजाफा है वो यही इजाफा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को कि इस तरफ जो है वो सोमवार जैसा है इस एग्जाम्पल में, और यहाँ रविवार है, संडे है। ठीक है, तो आप यहाँ से कूद के अगर यहाँ आ जाइए तो आप तो पहले देख चुके ना संडे, तब तो आपके यहाँ मंडे आया था, आप तो पहले ही संडे देख चुके थे। आप यहाँ आएंगे तो फिर आप संडे फिर से चालू हो जाएगा मिडनाइट। तो इस तरफ कह लीजिए कि सोमवार की आधी रात यानी शुरू होने वाली आधी रात जो है, और इधर रविवार की आधी रात होगी। तो ये इस तरह से कभी कभी पूछ ले तो आप बस डायरेक्शन याद रखिएगा वेस्टवर्ड्स और ईस्टवर्ड्स का, कि भाई इंटरनेशनल डेट लाइन से ही ऐसे सूरज जाता है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन से याद रखने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे सूरज जाता है ना, तो फिर ऐसे ही तारीख जाएगी, यहाँ से तारीख शुरू होगी और पूरा चक्कर जब लगेगा तब वो 24 घंटा पूरा हो जाएगा, बात खत्म। ये एक छोटी सी चीज थी जो मैंने सोचा अभी बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये आप देख चुके हैं, हम लोग ये भी देख चुके हैं हल्का सा, ये सब नोट्स में देख लीजिएगा एक बार। आज हम पढ़ना चाहें क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ आप लोगों को, हालांकि वो भी बेसिक ही है। ये एक नया चित्र मैंने जोड़ दिया है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है दोस्तों, थोड़ा सा रिवाइज भी कर देता हूँ क्विकली, जल्दी से आपको बता देता हूँ। अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था कि हमें सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है 2 जगह से, एक अर्थक्वेक से और दूसरा ज्वालामुखी से। ठीक है, 2 तरह से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। अर्थक्वेक में सिंपल सा एक ही चीज याद रखना है कि 3 तरह के तरंगे होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, जिसमें से पी वेव्स और एस वेव्स जो है बहुत मदद करती है हमें जानने में, क्योंकि ऐसा संयोगवश मामला ऐसा है कि पी वेव जो है वो तो सॉलिड लिक्विड सब में चली जाती है, लेकिन जो एस वेव्स हैं वो लिक्विड को नहीं पार कर सकते, और क्योंकि वो इस आउटर कोर को पार नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा अंदाजा लगाया जाता है, ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है कि हो न हो आउटर कोर लिक्विड है। केवल यही नहीं, सिर्फ ठोसीय अवस्था या द्रवीय अवस्था का ही वो आभास नहीं कराती हैं वो तरंगे यह भी आभास कराती हैं कि कहां पर कितना घनत्व है। उनकी स्पीड पर जैसे जैसे प्रभाव पड़ता है अंदर जाने पर, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सी लेयर, कौन से स्तर का जो घनत्व है वो कैसा है। तो आज हम जानते हैं सब। तो अब आप बताइए कि नीचे जाते जाते पृथ्वी का घनत्व घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। क्यों? बढ़ता है सर। तापमान और घनत्व दोनों बढ़ता है। ठीक है, वो तो ठीक है। क्यों सर बढ़ता है? घनत्व सर क्यों बढ़ता है? बढ़ता है बढ़ता है सर। अब मेरा सवाल है क्यों? सर प्रेशर बढ़ता है। नीचे सर पृथ्वी का गुरुत्व बल अधिक होता है। ओके, प्रेशर दाब है, किसी ने दाब कहा, किसी ने गुरुत्व बल कहा। हम चाहते हैं यही चीज, आप थोड़ा सा नजरिया अपना बदलें। और अभी तो पढ़ा था सर जो भारी पदार्थ है वो नीचे चले जाते हैं, तो चले गए हैं, ऑलरेडी चले गए हैं। अभी तो पढ़ा था अर्थ के फॉर्मेशन में कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है लाखों करोड़ों वर्षों तक, ये जो हुआ है उसमें यही तो हुआ था कि जो भारी थे वो नीचे जो तलछटी में चले गए थे। तो हो गया आंसर, क्योंकि अर्थ का फॉर्मेशन ही ऐसे हुआ है कि जितने निकल और आयरन वाले जो भारी पदार्थ थे वो नीचे चले गए, सिलिकेट्स वगैरह जो सिलिका के थे वो ऊपर रह गए। हो गया आंसर, खत्म है ना। तो बहुत इस तरह से लॉजिक लगाना जरूर समझिए कि ऐसे रटना नहीं है किसी चीज को। ये भी एक चीज सीखे थे कि पी वेव्स जो है वो चलती हैं जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जो है स्प्रिंग की तरह बढ़ती फैलती हैं, और जो एस वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स चलती हैं। ठीक है, इसको कोई भी जामा पहना के किसी भी शब्द में पूछ ले तो आप घबराइएगा नहीं, आंसर दीजिएगा, ये याद रखिएगा। एक हम सोचे ये भी बना दें आपके लिए, ये ठीक से ही वो तो हम देख ही लिए थे सारा इधर वाला, ये एक ताकि कोई कहीं किसी तरह का कंफ्यूजन न रह जाए। इतनी तरह की डिसकंटिन्यूटीज हैं दोस्तों, जो असंबद्धता, जहां जहां जो है गैप आता है, समझिए गैप कह लीजिए या गैप ना कह लीजिए, तो जहां से कोई नई चीज शुरू होती है, संक्रांतियां होती हैं, तो वो इतनी तरह की हैं।
क्रस्ट में, ध्यान से देख लीजिए, इसको भूलिएगा मत। आई डाउट कि इस तरह का रटा रटा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी जाने रहिए, कहीं आ जाए कि क्रम में लगाने को आ जाए या ऐसा आ जाए। तो क्रस्ट जो है, क्रस्ट के अपने आप में जो फॉल्ट होती है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट इससे मिलकर बना होता है। तो जितना कॉन्टिनेंटल पार्ट है ना, कॉन्टिनेंटल पार्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में भाई, एक तो ओशियानिक बेसिन हो गई, महाद्वीपीय सर। महाद्वीपीय, हाँ महाद्वीपीय और महासागरीय दो होते हैं। तो महाद्वीपीय जो क्या बोलेंगे उसको, महाद्वीपीय पटल जो है, उसके नीचे महासागरीय तल है। जो महासागरीय तल होता है, महासागरीय बेसिन होती है, वो उसमें मेनली जो आपको बताए थे कि वो पतला हो जाता है, और जबकि जहां पर महाद्वीप पाए जाते हैं वो काफी मोटा होता है, उस क्रस्ट की मोटाई वहां ज्यादा होती है। तो जहां इस क्रस्ट में ही एक फॉल्ट पाई जाती है ग्रेनाइटिक, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, ऐसे समझ लीजिए। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में भी एक फॉल्ट होती है, जिसे कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। उसके बाद जब बढ़ेंगे तो क्रस्ट और मैंटल के बीच में, क्रस्ट और मैंटल के बीच में फिर एक डिस्कंटिन्यूटी आएगी, जिसे मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो आता है उसे रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। उसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। अब हम इसमें आपको पूछेंगे, अगर हमें पूछना पड़ेगा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी डिस्कंटिन्यूटी से एस वेव्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, पार नहीं कर पाती हैं। समझे आप हमारी बात, कि हम सीधे ये नहीं पूछेंगे आपसे कि एस वेव्स क्या नहीं, किसको नहीं पार कर पाती। हो सकता है हम डिस्कंटिन्यूटी पूछ लें कि कौन सा वो जोन होगा जहां से एस वेव्स का आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। एक रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी, दो लेमन डिस्कंटिन्यूटी, ऐसा करके कहीं ना फंसा दो। तो आप जानते हैं कि ये जो कोर है यहां से डिफ्लेक्ट हो जाती है, यहां से आगे एस वेव्स लिक्विड में नहीं जा पाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी का। और लास्ट में आउटर कोर और इनर कोर के बीच भी एक डिस्कंटिन्यूटी होती है, जिसे लेमन डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये सब भी नाम देख लीजिएगा, गड़बड़ाइएगा मैं नहीं। लिथोस्फेयर तो जान ही गए हैं आप कि क्या होता है। लिथोस्फेयर क्या होता है, आज का क्विक रिवीजन पहले कर लेंगे, उसके बाद ये 40 मिनट का जानबूझ के हमने जो है वो टाइम नहीं बढ़ाया आगे, क्योंकि ये नेचुरल है। सर की अनुमति लेने के बाद ये नेचुरल बैरियर होना चाहिए कि इतनी देर पे क्लास रुक जानी चाहिए, उसके बाद 5 मिनट का हमेशा ब्रेक लिया जाएगा और फिर अगली क्लास चालू किया जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग किया जाएगा, तो ये बहुत जरूरी है इतना ब्रेक लेना। तो बैरोस्फेयर एस्टेनोस्फेयर का दोनों का आपस में, ये लिथोस्फेयर और एस्टेनोस्फेयर का अंतर आपको मालूम है सबको। लिथोस्फेयर में ध्यान रखिएगा, खाली क्रस्ट मत समझिएगा, बस इतना ही मुझे कहना है कि क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, यस बिल्कुल सही। और एस्टेनोस्फेयर कोई बोले तो बोलिएगा कि अपर मेंटल का वह पार्ट जो वीक और विस्कस, वीक और जो है फ्लूइड जैसा है मोल्टन स्टेट में, उसको जो है एस्टेनोस्फेयर कहते हैं। बाकी आप जानिए, बीच में आता है, मीजो मतलब बीच में होता है, उसका हिंदी जो उसके संज्ञाएं हैं वो देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में सबको याद होगा कि 2 तरह के वॉल्केनो पढ़े थे, और ये भी पढ़ा था हमने कि जिस प्रकार का जैसा लावा अंदर से निकल रहा हो उसी तरह का उसका स्ट्रक्चर बनेगा। अगर लावा फ्लूइड है, खूब अच्छे से बह सकता है, आराम से बह सकता है, उसमें गैस वैस अननेसेसरी भी नहीं है, विस्फोटक उसका प्रकृति नहीं है, तो लावा जो है वो बह बह के धीरे 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 फैल जाया करेगा और लंबे विस्तार तक जाएगा, काफी लंबे लंबे विस्तार बोलेंगे, फ्लड जैसा हो जाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें जो थिक है, बहुत गमी है, गोंद जैसा है और बहुत ज्यादा अधिक चिपचिपा है, तब फिर वो रह रह के सूख जाने की प्रवृत्ति होगी उसकी, और रह रह के यहाँ फंस जाया करेगा, फिर प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा, एकदम से धड़ाम से उसका विस्फोट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान होगा कि हमने दोनों का जो है वो चर्चा की थी कि उनकी प्रकृति के बारे में, और ये स्ट्रेटोवॉल्केनोज कहलाते हैं, और ये शील्ड वॉल्केनोज, देखिए शील्ड बनी ही जा रही है, शील्ड ही तो बन रही है, तो शील्ड वॉल्केनोज उनको कहते हैं। फिर हमने देखा था कि इनके उदाहरण क्या है, आपको बताया था कि जितने विस्फोटक टाइप के ज्वालामुखी जावा सुमात्रा के साइड में है वो सब इस टाइप के हैं, और ये जो सिंपल चुपचाप चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं बिना विस्फोट के ज्यादा, वो हवाईयन आइलैंड्स का हमने एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा तो, ठीक है। ऐसा ही कुछ हमारा जो दक्कन का पठार है ना, उसमें भी इसी प्रकार की एक्टिविटी हुई होगी, क्योंकि लावा बहुत दूर तक फैला हुआ है, लाखों लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर अलग अलग तरह के जो है शेप्स हमने देखे थे, याद होगा आपको कि 2 तरह के शेप को 2 भाग में बांट लीजिए समझने की आसानी के लिए। शेप मतलब लैंडफॉर्म बोलना चाहिए हमको, लैंडफॉर्म, वॉल्केनो से रिलेटेड, ज्वालामुखी से संबंधित कितने लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं, कितनी संरचनाएं हो सकती हैं। तो 2 तरह से हो सकती है, एक जो अंदर ही रह जाएं
एक जो अंदर ही अंदर रह जाए सतह के, और एक जो बाहर आ जाए। तो अंदर वाले कितना था, सबको याद होगा, बैथोलिथ होते हैं, डाइक है, सिल है, लैकोलिथ है, लोपोलिथ है, फैकोलिथ है। इतने अंदर वाले पढ़े थे हमने, है नहीं? ठीक है, तो हम आपको ऐसा करा देते हैं, हम सोचे विजुअल आपको दिखा के बढ़िया से समझा दिया। ये देखिए ऐसे, अगर डाइक बोलिए तो जो लगभग सीधा सीधा जो है पार पार करके सीधा खड़ा हो जाए, निकल जाए, और फिर जाके लावा सूख जाए, वहां मैग्मा वहां पर जाके सूख जाए, तो उसे वो डाइक बना देती है। ये देखिए एग्जांपल देख रहे हैं आप, ठीक है। इसी प्रकार सिल जो है वो ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली जो है अगर हो जाए, पट पट तरीके से, ये देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, देखिए ये सिल्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। लैकोलिथ क्या होता है, ये आपको बताया था कि मशरूम के शेप का अगर बन जाए, मशरूम जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, ये देखिए यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है मशरूम जैसा ये। अब ये क्योंकि इरोड हो गया, ध्यान रखिएगा, ये सब जमीन के अंदर वाले लैंडफॉर्म्स है, गड़बड़ाइएगा मत कि सर ने तो फोटो में दिखाया था, दिख रहा था, ये जमीन के अंदर ही थे। बाद में जब सब उनके अपर पोर्शन का इरोजन हो गया, बाकी सब मटेरियल इरोजन हो गया, हट गया, जल के कारण, वायु के कारण, तापमान वगैरह के कारण, मास वेस्टिंग के कारण जब हट गया, तब ये दिख रहा है, एक्सपोज अब हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसको गड़बड़ाइएगा हम नहीं। तो इसी बात पे बताइए भाई कि ये क्या चीज है, आपके हिसाब से अंदाजा लगाइए कि क्या है, कौन सा लिथ है? कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बताइए भाई। सर लैकोलिथ। हाँ, अब एक बार और दिखाता हूँ, फिर बताइए, दिमाग लगाइएगा। इतना बड़ा ये जो स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं? यस सर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लैकोलिथ का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि मशरूम होना चाहिए उसमें। ये डंडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी डंडी से नीचे से जाता है माल, ठीक है। तो इस चित्र में मैं समझ सकता हूँ, आपकी भी परेशानी समझ सकता हूँ कि इसमें पूरा चित्र तो कभी दिखेगा नहीं कि नीचे क्या है। फिर भी कल आपको दिखाया था, ये भुवनगिरी का मैंने दिखाया था कि हैदराबाद के पास चालुक्य वंश ने इस पर किला भी बनवाया था, याद होगा आपको। तो भुवनगिर इसको बोलते हैं जी सर। बैथोलिथ का एग्जाम्पल है, आपको ध्यान हो तो। याद आया? ये बैथोलिथ्स हैं। तो जितने भी मैसिव स्ट्रक्चर, डोम शेप्ड मैसिव स्ट्रक्चर जो आपको मिलेंगे वो बैथोलिथ्स होंगे मोस्ट लाइकली। फिर ये बताइए, याद है किसी को? सिल है सर। नहीं, ये शेप देखिएगा, शेप सर फैकोलिथ है, उल्टी कढ़ाई। याद है? हाँ, कढ़ेवा वाला याद है। इसी से तो ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये और ये क्या है? काला वाला। ये दोनों में आपका टेस्ट हो जाएगा अंतर अभी। कौन सा उल्टी कढ़ाई है और कौन सा सीधी कढ़ाई है? उल्टी कढ़ाई फैकोलिथ है। ठीक है, वो तो आपको ध्यान है। सबको याद आया? यस सर। सबको याद आ गया चीज? जी सर। लोपोलिथ याद है ना? लोपोलिथ और फैकोलिथ, ये दो चीज, लोपोलिथ और फैकोलिथ अगल बगल दिख रहे हैं आपको। ये दो नई चीज आपको बता रहा हूं जो कल नहीं बताई थी, जल्दी से सुन लीजिए। जब लावा, यही इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जब लावा बह बह के खूब बड़े बड़े विस्तार में ऐसे फैल जाए और उसके लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर बहता जाए, तो अब होगा क्या कि जहां लावा रुका है ना, देखिए जैसे यहां पर मान लीजिए यहां से बहा लावा और ऐसे बहता गया, एक लेयर, दूसरा लेयर बहा, उस पर तीसरा लेयर बहा, तो जहां पे अमूमन रुकेगा ना, वहां एकदम खड़ी चट्टान होगी। ये एग्री करते हैं आप लोग? समझ सकते हैं इस चीज को कि जहां पर लावा रुकेगा वहां एकदम खड़ा चट्टान होगा एकदम से। तो वो नॉर्मल पहाड़ की तरह नहीं होगा कि धीरे 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 ऐसे जाए ना, एकदम खड़ा, ऐसा नहीं होगा, एकदम खड़ा चट्टान हो जाएगा। तो उससे जो छोटा पठार बनता है ना, अगर बहुत बड़ा हो तो उसे पठार कहते हैं, जो बहुत छोटा बनता है स्ट्रक्चर, छोटा छोटा स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं मीजा। याद रखिएगा, हमारे देश में भी खूब मिलता है ये मीजा वगैरह। ये जितना भी, ये जानते हैं, जितना भी इधर वेस्टर्न घाट के आसपास, वेस्टर्न घाट समझ रहे हैं ना सब लोग? वेस्टर्न घाट, ये जो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट का पूरा पहाड़ी जो ऊपर से नीचे था, उसमें कितना सारा आपने सुना होगा, महाबलेश्वर, पंचगनी, ये सब सुने होंगे। हिल स्टेशन टाइप का घूमने की जगह, वहां पर इनकी बहुतायत है, इसीलिए तो इतना सुंदर वो लगते हैं, वहां पर लोग जाते हैं, क्योंकि यही वहां पर मीजाज हैं, खूब सारे मीजा और प्लेट्यू वहां पर पठार बने हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक ये स्ट्रक्चर हो गया, और एक लास्ट चीज ये बता देता हूँ भाई, प्लीज अपने आप को वो कर दीजिए, शांत कर लीजिए अपने आप को, किसी का बहुत आवाज आ रहा है भाई। Who is that? Let me see.
व्हाट्स रॉन्ग? चलो कोई बात नहीं, सुनते रहते हैं, इसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। जल्दी से देख लीजिए, कैल्डेरा और क्रेटर दो शब्द हैं, कैल्डेरा और क्रेटर, कैल्डेरा और क्रेटर, ये इस टाइप से नाम आपका आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैल्डेरा का अर्थ होता है, ध्यान सुनिए, ये सब इसी से रिलेटेड है, ज्वालामुखी से रिलेटेड, और बहुत छोटी सी चीज है, मैं आपको ऐसे अच्छे से बता देता हूँ, एकदम एक ही मिनट लगेगा इसको, और उसमें सुन लीजिए, फिर हम ब्रेक लेते हैं। अगर कोई ज्वालामुखी में ऐसा विस्फोट हो, इस ज्वालामुखी में, ठीक है, विस्फोट इतना जोरदार हो कि ये उड़ जाए, इतना पोर्शन, यही तो बताए थे आपको कि विस्फोट इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जमता रहता है, ये उड़ जाए खाली, अगर ये खाली उड़ गया तो जो बनेगा उसे कहेंगे क्रेटर। अगर इतना तेज विस्फोट हो कि ये पूरा भड़ाक से पूरा दगे और धंस जाए नीचे, पूरा यहाँ ऐसा विस्फोट हो कि नीचे बैठ जाए पूरा, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कैल्डेरा कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्रेटर और कैल्डेरा। यहाँ पर जो उदाहरण दिखाया गया है वो क्योंकि पूरा का पूरा देखिए ऐसे रहा होगा ज्वालामुखी, कहीं ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। अगर ये इतना स्ट्रक्चर बाकी रहता, खाली इतना उड़ा हुआ होता, तब हम कहते हैं कि ये क्रेटर बना हुआ, ये पूरा गिर गया, इसी में धंस गया है पूरा ये विस्फोट के बाद, इसलिए इसको कहते हैं कैल्डेरा, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसके उदाहरण बाद में बता देंगे। अब ब्रेक लेते हैं और फिर नई चीज पढ़ेंगे, नया शुरू करेंगे आज। ओके सर। यस, ओके सर।